नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से नवनिर्वाचित पार्षदों को दिलाई शपथ ग्रहण। नक्सल क्षेत्र से प्रभावित जिले को सीमा सुरक्षा बल ने भय से कराया मुक्त। अपनी उपलब्धियों को लेकर सीमा सुरक्षा बल ने पत्रकारों से की चर्चा। निकुंभला राजलक्ष्मी मंदिर बना आस्था का केंद्र। 1,01,000 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर निर्माण। कैंप 2 गायत्री मंदिर में मंदिर तोड़ने की मिली धमकी, जिसे लेकर हिंदू विश्व परिषद एवं बजरंग दल ने सीएसपी को सौंपा ज्ञापन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने गुरुवार को पद व गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया। पहले जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष सुश्री नीता जैन, उपाध्यक्ष प्रशांत जोशी, सुनीता कसार, सचिव रविशंकर, सह सचिव कृष्णराज चंदेल, कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव मोनिका सिंह, ग्रंथालय सचिव द्रोण ताम्रकार, कुलेश्वर साहू ने एक साथ शपथ ली। तत्पश्चात कार्यकारिणी सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण ली। जिला न्यायालय के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस रायपुर से मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल शामिल हुए। सीएम हाउस रायपुर में जिला अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि के तौर पर अधिवक्ता आशीष तिवारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि देश में न्यायिक व्यवस्था बड़ी मजबूत है। अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ न्यायप्रिय राज्य है, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। इसलिए अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लोगों को आसानी से कैसे विधिक सहायता प्राप्त हो, जिससे लोगों को लाभ मिले। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला अधिवक्ता संघ की आदर्श बैठक व्यवस्था एवं आधुनिक लाइब्रेरी निर्माण की मांगों को स्वीकृत करने की घोषणा की। इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव द्वारा नए अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाने संबंधी सुझाव पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी है, जिसके लिए उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कार्य योजना बनाकर राज्य विधि मंत्रालय को प्रेषित करने को कहा। कमेटी के अध्यक्ष रहे घनश्याम सिंह गुप्त जी भारतीय संविधान के निर्माण में और फिर उसके बाद संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं ने निरंतर अपना योगदान दिया। इन महापुरुषों के नामों की भी लंबी सूची है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इन्हीं में से एक महाविभूति एक हिदायतुल्ला जी के नाम पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। यह विश्वविद्यालय श्रेष्ठ न्यायिक शिक्षा के माध्यम से भारत के न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। मैं अपने सभी अधिवक्ता मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ की उस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा हैं जो सदियों से न्यायप्रिय रही है। हमारी यह परंपरा सदैव अधिकारों और अवसरों की समानता की पकड़ रही है। आप सभी ने अधिवक्ता के रूप में सभी लोगों को उनके कानूनी अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन साथ ही सभी तक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को पहुंचाने की नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी है। लोगों को केवल न्यायालय में न्याय मिल जाने से ही न्याय की अवधारणा संतुष्ट नहीं हो जाती। सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार और अवसर दिलाने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य भी सभी नागरिकों तक उनके सभी तरह के अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना है। पिछले 3 वर्षों से हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपनी इस मुहिम में हम अपने सभी अधिवक्ता मित्रों को सहभागी के रूप में देखते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अपने कठिन प्रयासों से विभिन्न नक्सल प्रभावित जिलों को भय मुक्त करने में सीमा सुरक्षा बल काफी कामयाब रही है।
भिलाई और दुर्ग की टीम ने नक्सल भय को कम करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समंदर सिंह दबास ने बताया कि वर्ष 2009 छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान के लिए सीमा सुरक्षा बल कांकेर के अति संवेदनशील बीड़ों एवं दूरस्थ ग्रामीण तथा जंगली इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां कठिनाइयों से लड़ते हुए तैनात हुई, जिसके तहत सीमा सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल के द्वारा गांव वालों का भरोसा जीतने में कामयाब हुआ, जिससे गांव वालों के दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई। ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमारी बीएसएफ की जो उपलब्धियां इस साल हमने की हैं और पिछले कुछ वर्षों में उसका ब्यौरा देने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने गत वर्षों में लगभग 102 हार्डकोर जो नक्सल्स थे उनको सरेंडर कराया है और 9 नक्सल जो मुठभेड़ में मारे गए हैं और 1082 नक्सल्स को हमने गिरफ्तार किया है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है और उसमें से काफी अभी अपने घरों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 537 आईडीज हमने इस दौरान पकड़ी हैं, जिससे कि जान माल को भारी नुकसान होना था, तो उससे हमने अपने जवानों को और वहां के नागरिकों को इससे बचाया है। इसके अलावा हमने जैसे ट्री प्लांटेशन है, पॉलीथीन फ्री प्लास्टिक यूज ना करें, सोलर एनर्जी जागरूकता अभियान, साइकिल रैली, इस तरह के प्रोग्राम भी अपने एरिया में किए हैं ताकि पब्लिक को जागरूक किया जा सके। इसके अलावा जैसे वहाँ के ट्राइबल्स यूथ है उनको हमने भारत भ्रमण के लिए बाहर लेके गए हैं, तो उनको बाहर की दुनिया दिखाई है कि आप उसमें डिफरेंस देखें कि बाहर क्या हो रहा है और आपके यहाँ पे क्या है। इसी तरह से जैसे टावर हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, ब्रिज बने हैं, सड़कें बनी हैं, गांव में स्कूल बने हैं, तो विकास कार्यों में भी हमने सिक्योरिटी प्रदान करके इनको भी गति दी है और इलाके में अब एक नई बहार आ गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। तीर्थराज निकुंभला में भव्य मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है। निकुंभ के संस्थापक संत श्री माता जी ने कहा कि मंदिर निर्माण में 1,01,000 करोड़ लागत की संभावना है। दुर्ग से 40 किलोमीटर पर तीर्थराज देवी निकुंभला राजलक्ष्मी मंदिर जय शक्ति केंद्र निकुंभ में संस्थापक संत श्री माताजी के मार्गदर्शन में 7 अक्टूबर 2021 से 99 दिन अभिजीत महायज्ञ का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। माताजी वर्ष 2025 तक के धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनाकर उसे क्रियान्वित करने में जुट गए हैं। इस मंदिर में जहां प्रत्येक दिवस 99 दिनों से लगातार राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति के जज्बे को 52 सेकंड तक श्रद्धालु भक्तजन के साथ माताजी व्यक्त करते हैं। उसके बाद प्रारंभ होता है अभिजीत महायज्ञ। पिछले 3-4 दशकों से आस्था का केंद्र रहा है निकुंभला धाम। यहाँ पर निकुंभला देवी राजलक्ष्मी सहित विघ्न विनाशक गणेश जी, दत्तात्रेय भगवान, दुर्गा जी विराजमान है। मंदिर प्रांगण में श्लोक व विभिन्न भजनों के माध्यम से पूजा अर्चना की जाती है। माताजी ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ में परकोटा और 25 एकड़ का परिसर प्रस्तावित है। इसमें 1,01,000 करोड़ व्यय होना प्रस्तावित है। माताजी के अनुसार धर्म और आस्था के लिए भक्तजनों के सहयोग से पूर्ण कराने की योजना बनाई गई है। माताजी ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि चैत्र व क्वार नवरात्रि में महायज्ञ, वर्ष 2023 में समुद्र मंथन अमृत कलश और 2025 में राज सूर्य महायज्ञ किया जाएगा। परिवर्तन तो हर साल में रोज के दिन, यानी रोज के दिन, जैसे आज रविवार है तो कल सोमवार है, मंगलवार है, तो परिवर्तन तो रोज परिवर्तन होना चाहिए। साथ साथ में अध्यात्म, सामाजिक, व्यवहारिक जो भी सब जो चलते वो समय बदल जाते हैं। आप उम्र के साथ साथ में भी बदल जाते हैं, सोच भी बदल जाते हैं, सब चीज़ बदल जाते हैं। मैं ना मैं पंडित हूँ, ना मैं कोई संस्था नहीं, जो व्यक्तिगत जो नहीं कहा जाओला, एक मन के आत्मा नहीं कहा जाओला कि मोला काम करने के निकुंभला थी मंदिर नगरी निर्माण के लिए 1,01,000 करोड़ बनाना चाहिए मोर जीवन है। अब बने ना बने वो ठाकुर जी जाने। और ऐसे ही कतकुल अनवरत यज्ञ तो करते करते आता हूँ जीवन में। कभी आंदोलन कर देता हूँ, कभी जनहित करता हूँ, कभी लोकहित में करता हूँ काम में। और अभी मन करके, यानी कि मन करके मैं मोदी जी के पोस्ट करें और
प्रधानमंत्री जी मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोला भी मैं पोस्ट करें और अमेरिका के बाइडेन के भी मैं राष्ट्रपति जी ने पोस्ट करें बोला तो 4 लाख 5 लाख के एक ही दिन में सुहा हो जाए तार कैसे काले खाओ तारे अरे भाई काले खाओ तो फिर वो चीज वैसे हो जाए तो हर समय में तो नवरात्रि चैत्र मास और कुंवार पक्ष में नवरात्रि भी करते हैं ऐसे नहीं पूरा बनाना है ना बनाना अच्छा बोला हाँ अब वो बनाई वो बनाई मैं तो वो हंसती नहीं ना भाई कि मैं बना सकूँ मगर बना डालूँ मैं वैसे प्रत्यक्ष प्रमाण इनका पापा जी ज़्यादा बताते हैं ये जो वो जो प्रमाण जो बताएंगे वो किसी माइक ला नहीं बता सकता हूँ हाँ कारण कि उनके सामने भी आने की सबसे प्रत्यक्ष हुआ ना हाँ मौत का देवी है मृत्यु का देवी है मोक्ष होना है ना मोक्ष होना है राजस्यम में देही पूतन धाने कथे साफ साफ में राजस्यम में देही कथे ये कुमला देवी राजस्यम है यदि आप मुझे स्मरण कर लोगे यदि आप सही में यदि काम करते हो तो मैं तुम्हें राज्य दे दूंगा आपको अभी देखो ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पावर हाउस कैंप 2 मार्केट में स्थित गायत्री मंदिर में कुछ लोगों ने पंडित व आसपास के लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए मंदिर को तोड़ देने की धमकी देने लगे। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल सहित भाजपा के लोगों ने छावनी थाना में ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। कैंप 2 पावर हाउस मार्केट गायत्री मंदिर में कुछ मुस्लिम महिला पुरुष बलात् प्रवेश कर मंदिर के पंडित और पंडिताइन को डराने धमकाने लगे। वर्ग विशेष के लोगों ने कहा कि मंदिर में पूजा पाठ के नाम पर ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है। माइक स्पीकर बंद करो, पूजा मत करो, अन्यथा इसे तोड़ दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया है कि वर्ग विशेष की महिलाओं ने कहा कि यह सब पूजा पाठ नहीं ढोंग करते हैं। मंदिर के लाउड स्पीकर को हटाने के लिए वहां आसपास के मुस्लिम लोग आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, जिसका पुरजोर विरोध किया गया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इनको हमारे ध्वनि से, हमारे मंत्रों से अगर विशेष समुदाय टोपी वालों को दिक्कत होता है तो उनके जो 5 टाइम के आवाज आते हैं उनसे क्या हिंदू समाज को दिक्कत नहीं होता लगता है क्या? लेकिन हमने अभी तक कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं किया है। अगर ये चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही आके उनके बाजार में, मस्जिद में हम आके बोले हमको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो उन लोग तैयार रहे हमारा विरोध झेलने के लिए। मैं उनको खुली चेतावनी देती हूँ फिर से, ज्योति शर्मा, अगर आइंदा किसी भी मंदिर में इस तरीके से घुसा कोई भी तो उनके घर में घुस के सबको निकाल के हिंदू समाज मारेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को मारा जाएगा। आज उनको प्रेम से हम थाने में आके आवेदन दिए हैं। अगर कहीं भी किसी भी मंदिर में ऐसा हमको सुनाई देता है, पथराव किया गया है, वहाँ पंडित पुजारी को तंग किया जा रहा है, या हमारा जो भागवत गीता चलता है, जो मंत्र चलता है, आरती चलता है, अगर उनको दिक्कत है वहाँ से चले जाए। हमारा मंदिर का आरती का मंत्र ध्वनि बंद नहीं होगा। कल जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, इसका घटना नहीं होना चाहिए। अगर इनको इससे पहले भी 1-2 घटना और पहले भी हो चुकी है, इसमें अगर शासन प्रशासन किसी प्रकार का शिकंजा नहीं कसते हैं तो इसके लिए हम हिंदू दल, हिंदू वाहिनी सेना, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी सब मिलके प्रदर्शन करेंगे। कर रहे हो ठीक है, अगर ये सब चलता रहा तो तुमको मंदिर छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर पंडित जी बोले हम मंदिर छोड़ के कहाँ जाएंगे, आप लोग मंदिर में ताला मार देते हैं, ताला मार के बोले हम तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो हम यहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना देंगे। उस समुदाय को लोग थे, महिला भी थी, पुरुष भी थे, तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे अगर तुमको ध्वनि से परेशानी है तो अपने घर छोड़ के वहाँ से चले जाओ। ध्वनि जैसे चलती है वैसे ही चलेगी, और अगर तुम दोबारा मंदिर के अंदर घुसते हो तो हम तुम्हारे घरों में घुसेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से निखिल पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग नया बस स्टैंड के समीप स्थापित हनुमान मंदिर को तोड़ने का निर्णय लिया गया।
जिसे लेकर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रतन यादव के मार्गदर्शन में राकेश शिंदे द्वारा जिला संयोजक अपूर्व सिंह के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में हिंदू भावनाओं को लगातार किसी न किसी माध्यम से जलील किया जा रहा है, चाहे वह धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो। दल के राकेश शिंदे ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि नया बस स्टैंड में कई वर्षों से स्थित हनुमान जी के मंदिर को हटाने की साजिश शासन द्वारा रची जा रही है, जिसे विहिप बजरंग दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एवं बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर मंदिर अपनी जगह से हटेगा तो सामने स्थित चर्च को पूर्ण रूप से हटाने में बजरंग दल को एक दिन भी नहीं लगेगा। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अपूर्व सिंह, रघुवीर सिंह सहित बजरंग दल को एक दिन भी नहीं लगेगा। बड़े शर्म की बात है, आज हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं वहाँ पे लगातार हिंदू समाज के लिए कुछ ना कुछ मतलब नीचे दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे धर्मांतरण की बात करें या फिर मंदिर तोड़ने की बात करें। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बस स्टैंड में जो मंदिर जो तोड़ा गया लगभग 15-20 दिन हो गया वो, उसके बाद में वहाँ पे एक बड़ा जो मंदिर है हनुमान जी का, पिछले 30 से 40 वर्षों से है वो, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं वो। तो आज बजरंग दल माननीय एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन दिया हुआ है और ज्ञापन में हमने साफ साफ तौर पे कह दिया है अगर मंदिर टूटेगा या मंदिर हटेगा तो वहाँ पे जो चर्च है वो भी हटेगा। मंदिर को हटाने में इनको लगेगा 1 हफ्ता, 5 दिन, 6 दिन। हमको चर्च हटाने में भाई साहब 1 हफ्ता नहीं लगेगा, हमको पूरा 1 दिन भी नहीं लगेगा। 10 से 12 घंटे के अंतर्गत में मंदिर चर्च को बजरंग दल अपने स्टाइल में फिर हटाएगा। उसके बाद बजरंग दल ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात सुनेगा, ना तो किसी पुलिस प्रशासन की बात सुनेगा वो, क्योंकि इस तरह की जो हरकत हो रही है ना वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमेशा मंदिर को ही हटाए क्यों जाता है वो, चर्च को क्यों नहीं हटाते इन लोग, कहीं मस्जिद है उसको क्यों नहीं हटाते, सिर्फ मंदिरों को ही टारगेट क्यों किया जाता है। ये मैं मीडिया के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ प्रशासन से मैं पूछना चाहूँगा, मैं छत्तीसगढ़ के जो पुलिस प्रशासन है इसको मैं पूछना चाहूँगा, अगर इनके पास में जवाब है तो मुझे जवाब देंगे। ये हमेशा हिंदू समाज को क्यों टारगेट किया जाता है। ये आज मैं राकेश शिंदे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से आज मैं चेतावनी देता हूँ मैं छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ की पुलिस सरकार को, अगर मंदिर टूटा या मंदिर हटा तो बजरंग दल अपने स्टाइल में अपनी ताकत से अभी तक के हमने कभी भी अपना दुरुपयोग नहीं किया है। अब बजरंग दल अपना दुरुपयोग करेगा और चर्च को अपने स्टाइल में हटाएगा। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये दोनों टारगेट में हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है पुलिस जो प्रशासन है वो, स्पेशली अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक थाने की बात करूँगा, मैं मोहन नगर थाने को लेकर चलता हूँ, मैं वहाँ के जो थाना प्रभारी है हमने वहाँ पे कम से कम 7 से 8 मैटर हमने ऐसा डाला हुआ था धर्मांतरण के चलते, जहाँ पे थाना प्रभारी ने अपने साइड से कोई भी कुशल कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाए थे उन्होंने कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाद में जब देखा जाता है वो तो धर्मांतरण का जो मुद्दा होता है ना उसको पारिवारिक मुद्दा में लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए शासन की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसे लेकर दुर्ग कलेक्टर ने आदेश दिया कि हमें पूरी निष्ठा से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यहां पर पहले से ही ऑक्सीजन बेड व हॉस्पिटल को चिन्हित कर लिया गया है। वैक्सीनेशन व बूस्टर डोज का टीकाकरण सुनिश्चित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक व प्रशासन मुस्तैद है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो हमारे पंचायतें हैं जहाँ पे पद रिक्त हुए हैं या किसी वजह से रिक्त हुए हैं, वहाँ के निर्वाचन की तैयारी के संबंध में जो निर्देश दिए गए थे उस अनुरूप पंचायत निर्वाचन का तैयारी किया जा रहा है और नगरीय निर्वाचन की तर्ज पर भी यह निर्वाचन शांतिपूर्ण होगा और जो आयोग के निर्देश है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। कोरोना को लेकर किस प्रकार का गाइडलाइन? क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में भी कोरोना जो गाइडलाइन था उसके अनुरूप जो आयोग की गाइडलाइन दी गई थी उसके अनुरूप कार्रवाई की गई थी। उसी अनुरूप कार्रवाई भी इस पंचायत निर्वाचन के दौरान की जाएगी। जो मास्क और सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उनके लिए सभी मतदाताओं को और जो कैंडिडेट खड़े रहेंगे उनको भी अवगत कराया जाए। जो इसमें बेसिकली संबंधित मतदान केंद्र है वहाँ पे ही गिनती का प्रक्रिया होता है, तो उसमें जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। कोविड सेंटर हमारे पास पूर्व से ही है, क्योंकि बीच में कोरोना के केसेस नहीं थे इसलिए कुछ केंद्रों को बंद कर लिया गया था। अभी सारे केंद्र फिर से खोल लिए गए हैं और इस वेव में ये देखने में आया है कि यहाँ पे एडमिशन की, हॉस्पिटल एडमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है या फिर बहुत कम पड़ती है। तो परंतु हमारी तैयारी है, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन बेड से, पर्याप्त वेंटिलेटर्स है और पर्याप्त डॉक्टर्स और नर्सेज भी है। तो अगर कोई भी विपरीत स्थिति बनती है तो हम लोग उस स्थिति में भी काम करने के लिए तैयार हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए राज्य शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें RT-PCR कंपलसरी किया गया है जो एयरपोर्ट के माध्यम से आते हैं, और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन में आ रहे हैं उन सभी लोगों का हम लोग काउंटर लगा के टेस्टिंग कर रहे हैं। सशस्त्र झंडा दिवस के उपलक्ष्य पर जो झंडा कलेक्शन के लिए जो झंडा से विक्रय से जो राशि कलेक्ट होती है उसमें रायपुर और दुर्ग जिले द्वारा सबसे अधिक राशि कलेक्ट की गई है। दुर्ग जिले की ओर से मैंने पुरस्कार प्राप्त माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ते पुरस्कार प्राप्त किया। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल में 2 निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने आज ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें बीएम शाह में बेहतर इलाज मिलने की सुविधा से वे जल्द ही स्वस्थ हो गए हैं। 15 दिन पूर्व सिलतरा के एक औद्योगिक केंद्र में कार्य कर रहे थे। उस दौरान आग से झुलसने की वजह से हताहत हुए
उन्हें तत्काल रायपुर के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सेक्टर 9 पहुंचाया गया। स्वास्थ्य में सुधार होता न देख दोनों मरीजों को बीएम शाह हॉस्पिटल लाया गया। बर्न यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर दीपक कोठारी ने बताया कि दोनों मरीज वेंटिलेटर में थे। उनकी गंभीरता को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखकर हॉस्पिटल की पूरी टीम ने चिकित्सकीय सुविधा देने में जुट गई और अब दोनों डिस्चार्ज होने वाले हैं। गंभीर रूप से झुलसने के बाद महेश ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि यहाँ पर उत्कृष्ट इलाज होने के बाद अब जीवन के प्रति चाह जागृत हुई है। 2 पेशेंट हमारे पास 45% बर्न्स 14 दिन पहले आए थे, जो हमको रेफर किए गए थे दूसरे हॉस्पिटल से। पेशेंट दोनों वेंटिलेटर सपोर्ट में थे और जिस हालत में आए थे उसमें तब ना बीपी रिकॉर्डेबल था ना कुछ था, सारे सपोर्ट्स लगे थे उनको। तो हमारा बर्न एक एक्चुअली टीम वर्क है। बर्न में टीम वर्क में हमको टीम के साथ काम करना पड़ता है। टीम में मेडिसिन वाले रहेंगे, आईसीयू वाले रहेंगे, बर्न यूनिट रहेगा और मैनेजमेंट ने बहुत साथ दिया। जब हम पेशेंट को, मेरे को कॉल आया कि पेशेंट को आपको मतलब यहाँ आना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल ले आइए। हमने बात किया, पूरा एक बर्न यूनिट हमारा तैयार है। उसमें डेडिकेटेडली मैनेजमेंट ने 2 स्टाफ सिर्फ बर्न को देखने के लिए हमको दिया और उसके बाद फिर एक डॉक्टर आईसीयू का राउंड द क्लॉक सिर्फ बर्न को देखने के लिए दिया। फिर हमारे साथ डॉक्टर पवन, डॉक्टर तन्मय, डॉक्टर दत्ता और बाकी आईसीयू के सारे डॉक्टर्स ने, हम लोग दिन रात लगे रहे थे। सबसे पहला काम था उनको जो सेप्टिसीमिया है, जो इन्फेक्शन है, उससे थोड़ा कम करना। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट करके 2 दिन ये सब सपोर्ट्स को हमने कंट्रोल करके फिर मैंने ऑपरेशन के लिए लिया था। ऑपरेशन में दोनों बर्न्स के जो बर्न स्किन है वो पूरा निकाला गया था और पूरा अच्छे से पूरा वुंड का सफाई वगैरह करके फिर वापस ड्रेसिंग करके हम वापस उनको वेंटिलेटर पे लाए थे। 2 दिन बाद फिर पहले एक पेशेंट वेंटिलेटर से विन ऑफ किए, फिर सेकंड पेशेंट वेंटिलेटर से विन ऑफ किए। इन्फेक्शन वगैरह का स्टेटस आपको डॉक्टर पवन समझाएंगे। फिर धीरे से हमने फिर 7 दिन पहले पेशेंट को वार्ड्स में शिफ्ट किया रूम में एंड फिर वहां से अब पेशेंट पूरे तरह से ठीक होके वेंटिलेटर से आउट आके पूरी तरह ठीक होके चल फिर रहे। थोड़ा सा जख्म बचा है और डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ गए हैं। बहुत मुश्किल था। स्टेबल के बारे में ज्यादा अच्छे से आपको डॉक्टर पवन बता पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल था, ये मैं बोलूंगा। वो बिल्कुल इस स्थिति में आए थे कि वो बचेंगे नहीं, हमको ऐसा लग रहा था, लेकिन हम लोग लगे रहे थे। अभी जैसे दीपक कोठारी सर ने बताया था कि पेशेंट जब आए थे तब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थे। इन्फेक्शन का पार्ट बहुत ज़्यादा था उनमें, वो वेंटिलेटर पे थे। जैसे जब बर्न होता है तो उसके साथ जो उसके फ्यूम्स भी है फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े में भी दिक्कत होता है। ऐसे पेशेंट में हमें इनिशियली उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रखना पड़ा था, जिसको केमिकल निमोनाइटिस बोलते हैं, वो भी उनको था। बीपी कम था, इन्फेक्शन की मात्रा इतनी ज्यादा होने के चलते बीपी फॉल हो गया था उनका। बीपी कम था, बीपी बढ़ाने की दवाई देनी पड़ी। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्किन के हिसाब से जो भी उचित एंटीबायोटिक रहते वो भी अच्छे डोज में उनको देने पड़ गए, उसके जिसके चलते उनका इन्फेक्शन कम हो गया। जिसके बाद सर ने ऑपरेशन करके जितना भी इन्फेक्शन पार्ट बचा था उसको भी निकाल दी। धीरे धीरे हमने वेंटिलेटरी सपोर्ट को कम करके उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला। इसमें टोटल टीम वर्क रहता है। ये टोटल आईसीयू स्टाफ से लेकर 24 आवर ऐसे पेशेंट में, क्रिटिकल पेशेंट में मॉनिटरिंग लगती है। हमें आईवी फ्लूइड से लेके, सलाइन से लेके, उसके डोज से लेके कितना यूरिन आ रहा है, ये सब चीजें टाइट्रेट करते हुए उनको फ्लूइड देना पड़ता है। ये सब चीजें टाइमली उनके इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। धीरे धीरे हमने उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट से निकाल के वेंटिलेटर से आउट किया और उसके बाद उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब देके उन अभी ऐसे कंडीशन में है कि पेशेंट हमने एंटीबायोटिक भी ओरल एंटीबायोटिक पे शिफ्ट किया है और पेशेंट चलने फिरने लगे। सर अभी थेरेपी की बात करें तो अभी कौन सी थेरेपी दी जा रही है उनको? अभी पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक विद प्रॉपर ट्रेसिंग ये सब चीजें दी जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के BMY चरोदा में रेलवे कर्मी सचिन कुमार की कार्य के दौरान 2 बोगी के बीच में दबने से मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक सचिन पहली पाली में ड्यूटी करने पहुंचा था। मृतक के साथियों ने बताया कि वे ड्यूटी में पहुंचते ही शंटिंग काम में जुट गया था। इस दौरान इंजन और बोगी को जोड़ते समय अचानक कपलिंग के बीच दब गया। दबने से कर्मचारी सचिन कुमार के सीने पर गंभीर रूप से चोट आई, जिसके बाद रेलवे कर्मी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कर्मचारी मृतक पोर्टर के पद पर कार्यरत था। पोर्टर का काम 2 बोगियों को अलग करने व जोड़ने का होता है और लोको को फिर इशारा कर आगे पीछे होने करने को कहता है। लेकिन लोको पायलट की लापरवाही के चलते एक रेलवे कर्मी की कपलिंग में दबने से मौत हो गई। BMY चरोदा में 3 मंजिल के समीप शंटिंग का काम होता है। यहाँ सचिन कुमार पोर्टर के तौर पर काम कर रहा था। वह मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला था। मृतक सपरिवार के साथ
पंचशील नगर चरोदा में किराए के मकान पर रहता था। उसके 2 बच्चे भी हैं। आज दिनांक को रेलवे अस्पताल बीएमवाई चरोदा द्वारा मेमो प्राप्त हुआ कि सचिन कुमार नामक व्यक्ति जो पॉइंट्समैन है वो फौत हो गया है, जिसकी सूचना पर मार कायम करके मौके पर पहुंचे, जहां पे पता चला कि सचिन कुमार ने एक ई केबिन बीएमवाई चरोदा में बैगन सर्टिंग कर रहा था। सर्टिंग के दौरान बैगन के कपलिंग के बीच में आ गया, जिससे उसके गंभीर चोट लगी थी। अस्पताल लाया, डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। मौके में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, शव का पंचनामा किया गया, बाद पंचनामा के पीएम के लिए शुक्रेला अस्पताल रवाना किया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में टीकाकरण महाअभियान में हो रही लापरवाही के कारण टीका लगवाने पहुंचे लोग काफी नाराज होकर वापस लौट रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत दुर्ग के गया नगर में भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। लेकिन वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग जब वैक्सीन सेंटर में पहुंचे तो आधे से अधिक सेंटरों में ताला लगा नजर आया। इसके साथ ही जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रजिस्ट्रेशन व वेरिफिकेशन करने के लिए बैठाया गया था, उन्हें भी उसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में आधे से अधिक लोग बिना वैक्सीन लगवाए ही चले गए और प्रशासन की इस व्यवस्था को जमकर कोसा। आज टीकाकरण था, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी आए नहीं है और टीका लगाने वाले भी आए थे पब्लिक कुछ, तो वो कुछ देर इंतजार किए और उसके बाद में वो लोग चले गए। वहीं गया नगर निवासी व बीजेपी के जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन ने भी इसे लापरवाही पूर्वक कार्य बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। शहर में आज 60 वार्डों में वृहद टीकाकरण अभियान है और प्रत्येक वार्डों में 2-2 सेंटर बनाए गए थे। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने दावा किया था, नगर निगम ने दावा किया था कि सभी जगह एक साथ टीकाकरण 2 दिन तक होगा, लेकिन उसकी ये पूरी अभियान फ्लॉप जैसा दिख रहा है। हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भेजा है, लेकिन आज शहर के लगभग 20 वार्डों में दूसरे सेंटरों में ताला लगा हुआ था। लोग वहाँ पर भटक रहे थे और उन्हें कोई बताने वाला नहीं था। और हम लोगों ने भी अपने स्तर पर तैयारी किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगा सकें, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण लोग वापस लौटे। कई जगह वेरीफायर जो पंजीयन करते हैं वो नगर निगम से भेजे थे। नगर निगम के जो पंजीयन करने वाले थे वो महिला समूह को दिया गया था और अधिकांश महिला समूह को पंजीयन करने ही नहीं आता था, वो भी पंजीयन नहीं कर पाए। और इस प्रकार से आज जो टीकाकरण का अभियान है वो भगदड़ की स्थिति थी, अव्यस्तता की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और जिन लोग बढ़ चढ़कर चाहे विधायक हो, महापौर हो, इसका श्रेय लेते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को समय पर यह व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वार्ड 31 मदर टेरेसा नगर में नवनिर्वाचित पार्षद प्रियंका भोला साहू के पार्षद कार्यालय का उद्घाटन सांसद विजय बघेल ने किया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता समिति के सदस्य एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। नगरीय निकाय चुनाव में क्षेत्र की जनता के आदेशों की अवहेलना करते हुए कांग्रेस की सरकार ने गलत हथकंडे अपनाते हुए तीनों निगम को काबिज किया। इसका जवाब अब जनता विधानसभा चुनाव में देगी। इस आशय के विचार के बाद सांसद विजय बघेल ने अपने मुख्य आतिथ्य में उद्बोधन व्यक्त किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता के मद से चूर कांग्रेस की सरकार ने जनमत को रौंदने का काम किया है। मतपेटियां स्ट्रांग रूम में बदली गई, जन आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। सभा को भाजपा कार्यसमिति के सदस्य राकेश पांडे ने पार्षद कार्यालय के उद्घाटन को जनता के प्रति संवेदनशीलता व कार्य करने की ललक के रूप में प्रमाणित किया। सरकार को उखाड़ फेंकने का विरोध कर स्वर बुलंद करने का आह्वान किया। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभुनाथ मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो समर्थन पार्टी को दिया है उसी के अनुरूप हमें सदैव तत्पर रहते हुए कार्य करना है। इस दौरान पार्षद प्रियंका भोला साहू, लक्ष्मी दिवाकर, भारती, लक्ष्मी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान क्षेत्र के 30 युवकों ने भाजपा की सदस्यता ली। यहाँ पर कार्यालय और इस कार्यालय के माध्यम से अपनी सेवा देने वो आज यहाँ शुभारम्भ की है। मैं उसको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वाकई में वो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत उन्होंने की, क्योंकि सब लोग किसी के घर में जाके निवेदन करें, प्रतिवेदन दें, ये सबसे होता नहीं है। कार्यालय खुलता है तो वहाँ पे लोगों के बैठने उठने की भी जगह रहती है और एक सुचारू व्यवस्था कार्यालय के माध्यम से ही बन पाता है। मैं देख रहा था कि बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है और उनके पति भोला साहू तो हमेशा से जागरूक रहे हैं और उनके साथ मिलकर दोनों
वार्ड की सेवा करेंगे। और शुरू से ही लगता है, पहले देखने से ही, पहले उनके कार्य करने के अनुभव से ही लगता है कि वो आगे चल के इन 5 सालों में जो दायित्व उन्हें मिला है वो अच्छी तरह निभाएंगे। देखिए, ये तो शुरू से व्यवस्था में लगे थे। जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब से हम लोग अनेक बार शिकायत करते रहे कलेक्टर के माध्यम से, और उनके कार्य में जो तक नहीं रहे, लेकिन हम लोग निरंतर उसका विरोध करते रहे, क्योंकि जनता को हम लोग को के सामने इसको प्रस्तुत करना है। अब देख रहे हैं कि जब चुनाव प्रचार शुरू हुए उसी समय इनके कुकृत्य दिख रहे थे। बहुत जगह आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे थे, बहुत जगह पुलिस के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, बेवजह इसके 51 के धारे लगाए जा रहे थे, और उसका प्रतिफल हुआ कुर्सी पार थाने में घेराव भी हुआ। तो ये जो कुकृत्य कर रहे थे, शुरू से लग रहा था डर और भय की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, बदले की भावना से जो राजनीति कर रही है, वो इस चुनाव में दिख रहा है, और हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहे। आपको याद है कि हम लोग, मैं, राकेश पांडे जी, माननीय प्रेम प्रकाश जी, माननीय विद्यारतन मसूद जी, हम लोग सब, सवन्नी जी और संतोष पांडे जी, सब कलेक्टर के पास ज्ञापन देने गए। उसके बाद भी ये रुका नहीं, सीधा सीधा लग रहा था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पे वो कर रहे हैं। तो इतना, और हद तो जब हो गई जब चुनाव के समय भी फर्जी वोट डाले जा रहे थे, उसका भी हमने विरोध किया। फिर फर्जी वोट के बाद जब स्ट्रांग रूम में सारी पेटियां चली गई, वहाँ पेटियां बदली गई, देवेंद्र यादव को वहाँ घूमते देखा गया, उसका वीडियो वायरल हुआ था। इन सब बातों को भी हमने शिकायत किया। चुनाव आयोग तक हम राम सिंह साहब से भी शिकायत की, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं। उसके बाद गिनती के दिन हद हो गई, मतगणना के दिन छोटे बड़े बैलेट पेपर निकल रहे थे, कलर चेंज हुआ निकल रहे थे वहाँ बैलेट पेपर, उसकी भी शिकायत की लगातार। जहाँ हमारे प्रत्याशी जीत गए थे वहाँ हराया गया, अवैध मत को वैध घोषित करते हैं। जहाँ बराबरी हुआ था, जहाँ पे पुनर्मतगणना की बात की गई थी, वहाँ पे 2 वोट से जिता के चुपचाप कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया गया। इस तरह अनियमितता पूरे चुनाव में दिखी, और उसी का विरोध करने हम कलेक्ट्रेट में गए। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बालोद जिले में 4% से अधिक कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण जिले के सभी स्कूल, कॉलेज व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। लेकिन जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आज भी गर्भवती माताओं को पोषण आहार पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से आंगनबाड़ी से गर्भवती महिलाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक भोजन पहुंचाने के लिए टिफिन की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से जिले के लगभग 5000 से अधिक गर्भवती माताओं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत 2194 शिशुवती और 32000 से अधिक आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को गर्म भोजन पहुंचाया जा रहा है। देखिए, आंगनबाड़ी के संबंध में बताना चाहूँगा कि 4% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के कारण पूरे जिले में आंगनबाड़ी और स्कूल बंद किया गया है, और इसमें इनके पूरक पोषण आहार और इसका ध्यान रखे जाने हेतु सभी आंगनबाड़ी में निर्देश दिए गए हैं कि गर्म भोजन जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलता है वो, और महतारी जतन योजना के अंतर्गत जो हमारी जो गर्भवती महिला है उनको गर्म भोजन दिया जाता है, उसको यथावत चालू रखें। टिफिन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, और जहां जहां भी ऐसी दिक्कतें आ रही है उसको दूर किया रहा है। विभाग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।